हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 5वें सेट के डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग साइंस सेट देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने पीछे के वीडियो सेशन में चौथे सेट का डिस्कशन करा था। आज के इस सेशन में हम लोग 5वें सेट के भाग 1 की बात करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग कुछ कम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आपको साइंस सेट कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। फिलहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। आपका ऑप्शन है संवेग, विस्थापन, वेग और बल। आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी गति की दिशा को भी निर्धारित करती है। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, जहाँ पे गति है उसके बाद आप लोग गति की दिशा भी लिख लीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। अच्छा देखिए, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति की दिशा भी निर्धारित करती है या निर्दिष्ट करती है। आप सभी कहेंगे कि सर वेग जो है वो वस्तु की चाल और दिशा दोनों को निर्धारित करती है। वेग जो है वो क्या करता है सर, वस्तु की चाल को भी बताता है और वस्तु की दिशा को भी बताता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वेग आपका एक सदिश राशि है और जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उन सब में डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप लोग पढ़ते भी होंगे सर एक बात, क्या कि एक समान वेग में एक समान चाल होती है। एक समान वेग में एक समान चाल होती है। आप लोग ऐसा बहुत बार पढ़े होंगे, एक समान चाल होती है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि एक समान चाल में एक समान वेग कभी नहीं होती है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि क्या एक समान चाल में एक समान वेग होती है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, एक समान वेग में क्या होती है, एक समान चाल होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वेग के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, तो विस्थापन बटा समय लिखते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग आपका क्या है सर, तो सदिश राशि है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके ऑप्शन में संवेग भी है, तो कई बार मैंने आपको बताया कि सर संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं एम भी। मतलब क्या कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग भी आपका एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में विस्थापन। विस्थापन के बारे में आप क्या कहते हैं कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई जो सूक्ष्मतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन भी क्या है आपका एक सदिश राशि है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है बल। बल भी आपका सदिश राशि है। और बल के लिए व्यंजक आपको न्यूटन के किस नियम से मिलता है, आप सभी कहेंगे द्वितीय गति नियम से मिलता है। परिभाषा बल के लिए आपको किस नियम से मिलता है, तो न्यूटन के पहले नियम से मिलता है। ये सब चीज़ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन आपका सही और सटीक बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, जबकि जी का वैल्यू आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई कार है जो पुल से नीचे गिर रही है और जैसे ही वो भूमि पर गिरती है तो उसको ऊपर से नीचे आने में टोटल 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जिस वक्त वो पृथ्वी से टकरा रहा होगा उस वक्त उसकी वेग क्या रही होगी। तो आप सीधे समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका कोई पुल है, ये आपका क्या है, कोई एक पुल है और इस पर आपका ये कोई कार है सर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है सर, गिर रहा है। कहाँ पे सर, तो भूमि पे, मतलब कि पृथ्वी पे गिर रहा है। इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, आप कहेंगे सर 0.8 सेकंड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है सर, तो सर जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब ये कार ऊपर से नीचे आएगा तो टकराने से पहले इसकी वेग क्या होगी, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई ये बताओ कि जब ये कार ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगी। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, जब ये विराम स्थिति से ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसकी प्रारंभिक वेग तो पहले से ही 0 है।
इसकी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेग बढ़ी होगी सर, और वेग बढ़ी होगी, उसी वेग से ये पृथ्वी से टकराया होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो वेग आपका क्या था, v था। अच्छा, v से हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम वेग को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ना कि आपको अंतिम वेग ही निकालना है, टकराने से पहले का उसका वेग क्या था, यही चीज़ आपको निकालना है। जबकि आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू दिया हुआ है, इतना ही लेना है। और अब आप बताइए कि इसका अंतिम वेग क्या होगा। आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, कैसे? तो हम लोग v = u + gt का फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लिया। क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होती है, लेकिन अगर वस्तु नीचे से ऊपर चला जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण क्या लिए, धनात्मक। v = u + gt। अब जितना वैल्यू है जेकर ओकरा रख दीजिए वहाँ पे। u का वैल्यू है 0, g है आपका 10, टाइम है आपका 0.8 सेकेंड। यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर उसका जो वेग होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी आपका, बस थोड़ा सा कंसेप्ट की ज़रूरत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। आपका पहला ऑप्शन है थर्मल ऊर्जा का मापन, दूसरा ऑप्शन है अणुओं की गति, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण, चौथा ऑप्शन है आपका पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। यहाँ पे गर्मी का क्या मतलब है? तो सर यहाँ पे गर्मी का मतलब है उष्मा। गर्मी का क्या मतलब है सर? उष्मा। चलिए अब इसको हम लोग ऑप्शन पे डील करते हैं, ऑप्शन को समझते हैं। आपके पहले ऑप्शन में है थर्मल ऊर्जा का मापन। तो आप ये बताइए कि उष्मा ऊर्जा को आप किस किस में मापते हैं? तो आप कहेंगे सर उष्मा ऊर्जा को हम लोग जूल में भी मापते हैं, कैलोरी में भी मापते हैं, मौका मिला तो BTU में भी माप लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। तो थर्मल ऊर्जा का मापन का मतलब क्या हुआ कि उष्मा ऊर्जा को मापने के लिए किस किस यूनिट की जरूरत होती है? तो आप कहते हैं जूल, कैलोरी, BTU, इन सब चीज़ों में हम लोग मापते हैं। दूसरा है आपका ऑप्शन अणुओं की गति। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि उष्मा जो है वो अणुओं के गति के चलते एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अरे भाई आप कैसे कहते हो कि उष्मा ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है? तो आप कहते हो सर हीट एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो उष्मा से यानी कि गर्मी से सीधे सीधे संदर्भित हो रही है, सीधे सीधे उष्मा से संदर्भित हो रही है। नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन सी में है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण। तो मेरे भाई ये बताओ प्रकाश के बारे में आप क्या कहते हो? आप कहते हो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर किसी वस्तु पर ज़्यादा देर तक प्रकाश रहती है तो वो वस्तु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो भाई यहाँ भी तो हीट एनर्जी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम में संचरित हो रही है। आप कहेंगे सर यहाँ भी जो आपका उष्मा है वो सीधे सीधे ऑप्शन सी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम में संचरण से संदर्भित हो रही है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पदार्थों के थर्मोडायनेमिक गुण। पूरा उष्मा गतिकी में आप लोग क्या पढ़ते हो? उष्मा और उष्मा के प्रवाह से संबंधित कंसेप्ट को समझते हो। तो मेरे भाई आपका जो ऑप्शन बी है, सी है, डी है, ये कहीं ना कहीं आपके उष्मा से संदर्भित है, लेकिन उष्मा का जो यूनिट होता है जूल, कैलोरी, BTU, ये डायरेक्ट उष्मा से संदर्भित नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा सवाल, ये भी कई बार आप लोग इसको याद किए होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सुधारेंगे, प्रकाशित के जगह आप लिखेंगे प्रकाशिक। अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग बिना ऑप्शन देखे कहेंगे सर ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो कहेंगे सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, प्रकाशिक तंतु क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि प्रकाशिक तंतु आपका एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को
जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को यानी कि प्रकाश के संकेत को बिना किसी क्षय बिना किसी ह्रास के एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये ऑप्टिकल फाइबर है इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है, तो सर कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। कहाँ पे होता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में विसरण भी है, तो जब दो पदार्थ के अणु एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि विसरण की प्रक्रिया हो रही है। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में प्रकीर्णन भी है और अपवर्तन भी है, तो बहुत ही आसान सा चीज़ है ये प्रकीर्णन और आपका अपवर्तन। प्रकीर्णन के बारे में आप क्या कहते हो, तो आप कहते हो कि धूल कण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों तरफ बिखेर देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोग याद करते हैं, बहुत बार भूलते हैं। जितना याद करो उतना भूलते चलते हैं, तो आज के बाद से इस समस्या को ही ख़त्म कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बराबर पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं जिसको मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में, अब फिर हम लोग दूर दृष्टि दोष की बात कर लेंगे जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम निकट दृष्टि दोष लिख देते हैं। आप समझ रहे होंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को उल्टा होता है सर, हमेशा याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकट वाला चीज़ दिखेगा उसको और दूर वाला चीज़ नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि दूर वाला चीज़ उसको दिखेगा लेकिन निकट वाला नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़। तो निकट दृष्टि दोष में आपसे पूछा जाता है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिए कि आपके पास दो लेंस हैं, एक है आपका उत्तल लेंस और दूसरा है आपका अवतल लेंस। तो देखिए आपके निकट दृष्टि दोष में कितना लेटर है सर, दृष्टि दोष को हटाइए, इसको हटा दीजिए अभी थोड़ा देर के लिए, खाली निकट और दूर देखिएगा। निकट में कितना लेटर है, आप कहेंगे 1 2 और 3, 3 के बाद क्या आता है सर 4। तो देखिए तो 4 आपका किस लेंस में है, 4 लेटर, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको किस लेंस की जरूरत पड़ेगी, अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आपके दूर दृष्टि में कितना है सर, दृष्टि दोष को हटा दीजिएगा, सिर्फ दूर का याद रखिएगा। तो आप कहिएगा सर पहला लेटर और दूसरा लेटर 1 2, इसके बाद क्या आता है 3। तो देखिए तो किस लेंस में 3 लेटर है, आप कहेंगे उत्तल लेंस में 3 लेटर है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग को किस लेंस का जरूरत पड़ेगा, उत्तल लेंस का जरूरत पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाएगा, आप कहेंगे अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाएगा। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, इलेक्ट्रॉन। आप सभी कहेंगे सर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज करा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको कल के सेशन में भी बताया था। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस तरह नाभिक का खोज किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया था, सोने का पत्थर लिया था, और फिर उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल से यानी कि अल्फा रे से बम्बार्डमेंट करवाया। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे रे क्या हो रहे हैं, एंगल बना के डेविएट हो जा रहे हैं, बहुत सारे रे एंगल बना करके नीचे से डेविएट हो जा रहे हैं, एकाध रे ऐसे हैं जो क्या हो जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, और कुछ रे ऐसे हैं जो मुड़ के आ जा रहे हैं। तो जो कुछ रे मुड़ के आ जा रहे थे ना, तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और बाद में चल के उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, और इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी बोलते
बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई, तो आप सभी कहेंगे परमाणु में नाभिक की खोज हुई। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में है न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे इसका खोज किसने किया, आप सबों को याद होगा जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया। एक प्यारा सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन रे कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि कैथोड रे से आपका क्या निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है। और आपसे अगर ये पूछ दे कि प्रोटॉन का ओरिजिन रे क्या होता है, तो आपके एग्जाम में कैनाल रे बराबर मिलता है। तो क्या कहिएगा, सर कैनाल रे से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिएगा कैनाल रे को ही क्या बोला जाता है, एनोड रे बोला जाता है। आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो कहेंगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल से, अल्फा कण से प्रहार के उपरांत आपका क्या मिला था, न्यूट्रॉन मिला था। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो जेम्स चैडविक थे। ध्यान में रखना है कि बेरिलियम धातु पर अल्फा कण के प्रहार के उपरांत आपको क्या मिला, तो न्यूट्रॉन मिला था। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, और जो छोटे परमाणु वाले तत्व होते हैं उनसे जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। आप सभी कहेंगे सर मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, तो परमाणु द्रव्यमान के ही आवधिक स्वभाव होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे कि मोसले का जो आवर्त सारणी था वो किस पे आधारित था, तो तत्वों के परमाणु संख्या पे आधारित था। जबकि मेंडलीफ, डॉबरेनर या फिर आपका जो न्यूलैंड था, इन सब का जो भी पीरियोडिक रूल था वो सब के सब किस पे आधारित था, तो तत्वों के द्रव्यमान संख्या पे आधारित था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं, फिर इसके अगले पार्ट में 9 से लेकर के 15 तक की क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे सवाल को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।